कि ये कैसे डिसाइड होता है कि आईएएस या आईएफएस या आईआरएस, इस पे बहुत डाउट आता है कि ये हम डिसाइड करते हैं, रैंक वाइज होता है, क्या इसका पैटर्न है? माय हॉबीज बुक रीडिंग, कौन सी बुक पढ़ी है? एनसीईआरटी। अच्छा, मॉनेटरी एस्पेक्ट, सैलरीज बता दो थोड़ी थोड़ी। ये बच्चे पूछते हैं पैसा कितना मिलता है। इफ यू डू नॉट हैव अ बैकअप ऑप्शन, कि फॉल बैक प्लान नहीं है आपका, देन it can go wrong also, and it happens with a lot of students. Namaste everyone, welcome back to our channel, welcome back to the RJ Talk Show। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और शानदार एपिसोड, और ये एपिसोड होने वाला है रिलेटिंग टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर सीए पे हो गया, फोटोग्राफी पे हो गया, अदर स्किल्स पे हो गया, तो यूपीएससी पे कब बात करेंगे। तो आज का एपिसोड बहुत ही खास है। रोहित भैया से मैं आपको मिलवाता हूं, और बहुत 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 शानदार एपिसोड है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज तो कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, बट बिफोर यू डाइव इनटू द एपिसोड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट आपको इस तरीके के और एपिसोड्स मिलते रहें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। सो फाइनली रोहित भैया, हम आज इस टॉक शो पे बैठ चुके हैं आफ्टर अ लॉन्ग वेट। कल करेंगे, आज करेंगे, परसों करेंगे, आज फाइनली। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जब सोचा कि आराम से इत्मीनान से बैठेंगे, टाइम निकाल के बैठेंगे, और आज ये शाम के कितने बज गए? अभी 8 बजने वाले। 8 बजने वाले। वी हार्डली हैव एनी टाइम। बट ठीक है, ऐसी कैंडिडेट चीजें हमेशा अच्छी होती हैं। हाँ ठीक है, आई एम ओके। बट ठीक है, वी आर ग्लैड, अदरवाइज कभी हो ही नहीं पाएगा। हाँ, राइट। तो हम लोग सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा ऑडियंस को बता दो कि हम आज ये जो चाय पे चर्चा कर रहे हैं, किस चीज़ की चर्चा होने वाली है। So I am Rohit Singla. I currently am a part of Government of India's service, Indian Revenue Service. I am 2008 batch. इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। I am a computer engineer before that, and I come from Punjab. पंजाब में एक जगह है पटियाला से हूँ मैं, बट माई पेरेंट्स आर सेटल्ड इन चंडीगढ़। सो उसके बाद सिलेक्शन के बाद आई वर्कड इन अहमदाबाद, इन एक्साइज। बॉम्बे में मैंने कस्टम्स में, सर्विस टैक्स में काम किया, थोड़ी देर नारकोटिक्स में भी काम किया, और अब मैं दिल्ली में हूँ पिछले 2.5 साल से ऑलमोस्ट। हमारा एक जीएसटी कस्टम्स का आईटी विंग होता है, डीजी सिस्टम्स, वहाँ पे मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ अभी। ओके, तो ये मतलब आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आप किस तरीके से यूपीएससी में कैसे आ गए? शुरू से सोचा था आपने? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था रादर। तो मेरे फादर भी बिजनेस था उनका, जो मेरे ब्रदर्स ने टेक ओवर किया। बट मेरे ना फ्रेंड्स के, मेरे फादर के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। अच्छा। जो सर्विस में थे या पॉलिटिक्स में थे, उनको देखता था कहीं ना कहीं, वो भी एक इंस्पिरेशन थी। एक बड़ी फ़नी सी बात बताता हूँ। मेरे फादर ना, जब मैं छोटा था, तो लोगों को ना ये बोल देते थे कि किसी ने मेरे से पूछना, माय डैड्स फ्रेंड, कि व्हाट आर यू सिलेक्टिंग एज योर करियर, कि क्या करना है तुम्हें। आई वाज वेरी स्मॉल, तो ही वुड आंसर ऑन माय बिहाफ कि ये कहता नहीं, मैं तो आईएएस बनना है। अच्छा, मुझे पता भी नहीं आईएएस, मुझे पता ही नहीं, कहीं नहीं पता। तो समहाउ माय डैड मैनिफेस्टेड इट फॉर मी, आई थिंक। तो उन्होंने, उसके बाद मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। जैसे पंजाबी जो होते हैं, उनको सबको ना अब्रॉड जाने का बड़ा शौक है। मेरे को भी यही था कि जी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं चले जाएंगे। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, रादर इंजीनियरिंग वाले बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ कनाडा में भी हैं, अमेरिका में बहुत मेरे बैचमेट्स हैं। तो मैंने भी यही सोचा था, इसीलिए मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी की थी कि मैं चला जाऊंगा। बट देन यू नेवर नो कि व्हाट डेस्टिनी होल्ड्स फॉर यू। राइट। तो टाइम आया, मेरा भी चेंज ऑफ हार्ट हुआ, चेंज ऑफ माइंड हुआ। आई थॉट कि नहीं यार, इनफैक्ट मैंने अपनी इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग है 6 महीने की, वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में की थी। अच्छा। दैट वॉज वन ऑफ द टाइम्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार मैं ना कंप्यूटर के आगे नहीं बैठूंगा, मुझे थोड़ी डायनेमिक सी जॉब चाहिए। तो आई हैड सीन, बिकॉज ऑफ माई डैड एंड अदर रीजन्स, कुछ ऑफिसर से मेरा इंटरेक्शन था, तो आई ऑलवेज गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी सर्विसेज। तो समहाउ, इनफैक्ट जब तक मैं पास आउट नहीं किया ना कॉलेज से, तब तक मतलब फाइनल सेमेस्टर में मेरे को हो गया था कि आई वांट टू राइट दिस एग्जाम। बट पास आउट होने के बाद मैंने अपना सारा एफर्ट स्टार्ट किया। जब मेरे पेरेंट्स ने पहली बार पूछा कि क्या करना है आगे, मेरे चाचा जी ने मेरे से पूछा कि अब आगे क्या, व्हाट इज़ योर प्लान नाउ आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज।
देन आई टोल्ड देम कि यार आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। कॉलेज कौन से ईयर में आपने पास आउट मैंने किया? 2003 में। तो वहाँ से आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए था कुछ भी, वहाँ से सीधा यूपीएससी? नहीं, इन एनी केस अगर मैं कॉलेज के बाद भी देखता ना तो आई वुड हैव गॉन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके। मेरे को था मतलब यू नो इट वाजंट वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड आई वुड से, कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, बोथ माय एल्डर एंड माय यंगर ब्रदर आर इन बिजनेस। तो बहुत ज़्यादा कोई प्लानिंग कभी करियर को लेके नहीं की थी। वो 11th-12th में, जब 11th में आपको सब्जेक्ट भी लेना होता है ना, तो हमारे यहाँ पे अब कैसे चूज़ करते हैं, आई ऑलवेज से कि एक्सपोजर तो होता नहीं है। हम स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, हमें पता तो होता नहीं है। तो मेरे जैसे बुआ जी हैं, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को डॉक्टर बनाया। तो मेरी बुआ जी बहुत ज़्यादा एजुकेशन को लेके ना इंसिस्ट करती थी। शी वॉज हरसेल्फ इनटू टीचिंग लाइन। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू पढ़ने में ठीक है, तू मेडिकल ले ले। अच्छा, मेरे को किसी ने बोला कि नहीं मैथ्स में फिजिक्स में ठीक है, नॉन मेडिकल ले ले। मेरे फादर ने मेरे को कहा यार बिजनेस है घर का, कॉमर्स ले ले। बट आई समहाउ वाज इंटरेस्टेड इन नॉन मेडिकल, तो मैंने नॉन मेडिकल ले लिया। उसके बाद यही सोचा था कि इंजीनियरिंग करूंगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूंगा, अपने बाहर चले जाएंगे। बट देन इट हैपेंड, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड फॉर्चुनेटली आई एम अ पार्ट ऑफ द सर्विस, आई गॉट इनटू इट। तो कितना टाइम आपने प्रिपरेशन को दिया कॉलेज के बाद? यार फर्स्ट ईयर तो जो 2003 के बाद ना, मतलब मैं आ गया दिल्ली, मेरे को कुछ पता नहीं था। आई वाज वेरी सीरियस। आई हैड दिल्ली आके करी आपने प्रिपरेशन? हाँ, दिल्ली आके की मैंने। ठीक है। मैं मेरे बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए। आई गॉट स्टक इन अ वेरी बैड कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे मेरा नुकसान हुआ फायदे से ज़्यादा। बट यस, आई गॉट एक्सपोजर इन दिल्ली। मैंने कभी सिलेबस ही नहीं देखा था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब मैं दिल्ली आया, फिर मैंने स्टार्ट किया, तब मुझे फिर पता लगना शुरू हुआ कि कैसे कैसे करना है। एंड जब मैं शुरू में आया तो शेयरिंग में हमने रूम लिया था। मेरा एक फ्रेंड था जसजीत, देयर आर 2 अदर गाइज इन द रूम नेक्स्ट डोर। तो हम लोग चारों कुछ डिस्कस करते थे। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आप चले जाओ, देन यू इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स आल्सो, दैट वे आई गॉट सम एक्सपोजर। फिर एक बार आ ही गया दिल्ली, वो कहते हैं ना उखली में सर दे दिया। तो आई गए, तो करना ही है। बस स्टार्ट कर दिया यार, फिर धीरे धीरे करते गए। देन सेकंड अटेम्प्ट आई वाज वेरी सीरियस, बट फिर मेरे को राइटर्स क्रैम्प का इशू हुआ एंड देन आई क्वालिफाइड। तो यूपीएससी की हम अगर थोड़ी सी डिस्कशन करें, जैसे अभी यूपीएससी को बच्चे देखते हैं कि यार यूपीएससी में सारा फन ही फन है और बहुत मज़ा है, बहुत सारी पावर है। तो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस कि ठीक है एक एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज ऑफ कोर्स बहुत रेप्यूटेड भी है, बट आप क्या कहोगे कि इसको किस मोटिव के साथ करना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप देखते हो किस एग्ज़ाम को? क्या सोच के बच्चा शुरू करे कि यार मेरे पास क्योंकि पावर है ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उतनी ही है। इस पर आपके क्या थॉट्स हैं? सी, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया कि मेरे को +1 में मेरे को नहीं बहुत ज़्यादा आइडिया था। होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, दे वेरी वेरी सिंसियर फ्रॉम चाइल्डहुड। उनके घर का, स्कूल का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता है कि दे नो दैट व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ्स। मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। लाइकवाइज जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी लिखना था ना, ठीक है, हर बंदे के अपने अपने फंडे होते हैं जिंदगी में। मैंने भी बड़ा कुछ देखा था। वी हैड अ फाइट इन द कॉलेज, वो भी एक मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाला। जब मैं फाइट का इंस्पिरेशन हो गया यार, IAS IPS लोगों से इंटरेक्शन हुआ, हॉस्टल काइंड ऑफ अ थिंग। तो पहली बार SP से, DC से, डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मिलना हुआ हॉस्टल में, यू नो फ्रेंड्स एंड ऑल। दैट वाज वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं ज़िंदगी में ना, तो आप कब कहाँ मुझे भी अट्रैक्ट करती थी। यूनिफॉर्म मुझे आज भी अट्रैक्ट करती है। आई एम अ यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर, कस्टम्स में हमारे पास यूनिफॉर्म है, तो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का चार्म भी था। ऑफ कोर्स यू नो व्हेन यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सर्विसेज, तो जो आपने ये वर्ड बोला ना, पावर है, बट यू राइटली सेड कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी है। राइट। और इन टूडेज टाइम अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया एंड यू नो द काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी हैव, देयर इज लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द ऑफिसर्स एंड विद यू नो दीज काइंड ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आज की डेट में आपका ऑफिस पे भी व्हाट्सएप is one thing, it keeps you on your toes. Right. Not only WhatsApp, the mobile phones, the other mediums, email है, ये है, वो है, but ये Twitter है, कुछ problem हो जाए, if you are not able to address
certain issues, Right. then you are very popular in famous whatever you say in the very next day on Twitter. So people will tag anyone. हाँ मतलब अभी हर घर में मीडिया है ना पहले. हाँ, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि किस ऑब्जेक्टिव से आना चाहिए, वो मैं कहूँगा कि दैट इज पर्सनल. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि यार आपका इंटेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए. वट एवर यू डू इन लाइफ, योर इंटेंट शुड बी गुड. एंड इवन एंटरिंग अ सर्विस, यू शुड हैव अ वेरी गुड इंटेंट. Right. सी पावर है, ग्लैमर है, ये सब चीज़ें ठीक है, बट अल्टीमेटली आप रियलाइज करोगे हैविंग सर्व्ड फॉर सम टाइम इन योर लाइफ, आप अपनी सर्विस में से बहुत कुछ, आपको सर्विस सबसे बड़ी चीज आपको रिस्पेक्ट और स्टेटस बहुत देती है ये सर्विसेज. तो आपको कंट्रीब्यूट भी तो करना है ना. Right. यू कैन नॉट ऑलवेज टेक इट फ्रॉम द सोसाइटी, यू हैव टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी. तो वो एक इंटेंट जरूर होना चाहिए आपका. बाकी आप जो चीज आपको, मैं कहता हूँ आपको, जैसे मूवीज आती हैं, गर्व आई, इंडियन आई, पुलिस ऑफिसर्स पे आई, कस्टम ऑफिसर्स पे भी मूवीज हैं, अगर आपको वो इंस्पायर कर रही हैं एंड इफ दे आर इंस्पायरिंग यू टू स्टडी हार्ड टू अचीव योर एम और योर गोल, देन इट्स फाइन. आई एम ओके विद दैट, एज लॉन्ग एज ये आपको इंस्पायर कर रही हैं Right. मूवीज. बट आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए, और इंटेंट शुड बी गुड एंड यू शुड ऑलवेज थिंक गुड. पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको एंटर करना चाहिए. अच्छा, यूपीएससी अगर किसी बच्चे के, अभी जस्ट हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि उसने 12th करी है, अब वो सोच रहा है कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके स्टेप्स क्या हैं? पहले ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद प्रिपरेशन करेगा, मतलब साथ साथ भी करता है. देन एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, आप थोड़ा सा बताओगे हमारी ऑडियंस को? पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या? पहले प्री है. देखो, जो स्टूडेंट, जिस बच्चे ने ये तय कर लिया ना 11वीं 12वीं कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, अब उसके मेरे हिसाब से दो एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है. एक तो ये है कि वो बड़ा वेल अवेयर है एट अ वेरी राइट टाइम, बच्चा, कि उसको पता है कि जी मेरा ये पाथ होगा, मैं वैसे ही कर लूंगा. बट देन आई मस्ट टेल यू, देयर आर हेल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये स्ट्रेटजी भी अपनाते हैं. अच्छा. जो 12वीं से पहले ही स्टार्ट भी कर देते हैं. आजकल तो मैं बच्चों को देख रहा हूँ 6ठी 7वीं 8वीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो पता है आप इस लाइन में हो. बट कहीं ना कहीं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अब जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी की, उसमें बहुत सारे ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स आर वेरी पॉपुलर. राइट. आपने ह्यूमैनिटीज का ले लिया सब्जेक्ट, ये ले ली, ये कर लिया आपने. ठीक है. नाउ इफ यू डू नॉट हैव अ बैकअप ऑप्शन, कि फॉल बैक प्लान नहीं है आपका, देन इट कैन गो रॉन्ग ऑल्सो, एंड इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. तो मतलब आप इस फेवर में हो, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी. Plan C, then again it becomes very difficult. I always say there are students who say that you should not have a plan B because you are challenging your plan B Right, already. right. But then at the same time, I would say ओपिनियन है ना, बैक ऑफ माइंड में ना आपको एक आपके बारे में, आपके घर परिवार को देखते हुए आपको अपना कैलिबर तो पता होता है ना यार, कि मैं क्या करूंगा, क्या कर सकता हूँ, वो सब देखते हुए आपको निर्णय लेना है. यू हैव टू डिसाइड कि वेदर आई शुड हैव अ बैकअप प्लान, किस तरह का बैकअप प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. अब कोई बच्चा है जो बहुत अच्छी वेल्दी फैमिली से आता है, फॉर एग्जांपल, जिसका बिजनेस है, सेटअप हुआ है, वो अगर उसके पास कोई प्लान भी नहीं है, उसके पास प्लान भी यही है कि चलो मेरे फादर हैं, मेरे को कल को अपने आप वो कर लेंगे, उसमें एडजस्ट कर देंगे बिजनेस में, तो उसका प्लान भी है, तो ही इज सिक्योर. जो बच्चा किसी हम्बल बैकग्राउंड से, जिसको पता है कि यार मेरे लिए तो कुछ है नहीं, उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. उनको पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया, बट देन दे आल्सो कीप राइटिंग वेरियस एग्जाम्स. वो एसएससी भी लिखता है, यूपीएससी भी लिखता है, पीसीएस भी लिखता है, बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं. तो ये तो पर्सनल है मेरे हिसाब से. बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आपको अपने आप की जिंदगी को एसेस करना बहुत जरूरी है. यू शुड नो कि अगर नहीं, बिकॉज यू नो व्हाई आई ऑलवेज से कि यूपीएससी में ना हम हमेशा बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी बहुत है. राइट. मैं आई ऑलवेज से कि आपका हार्डवर्क, स्ट्रेटजी एंड लक, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच प्लेज अ लॉट ऑफ विच प्लेज द मेजर रोल इन योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफिकेशन, आई मीन सिलेक्शन. नाउ हार्डवर्क और स्ट्रेटजी अगर आपकी सही भी है, लक अगर आपका साथ ना दे, लोग 1-1, 2-2, 4-4 नंबर से भी रह जाते हैं. अब उसके बेचारे के बीच में जिसका 1 नंबर से रह गया और जो एंटर हो गया सर्विस में, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. हो सकता है ये वाला ज़्यादा जो नहीं कर पाया क्वालिफाई, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़्यादा कैपेबल हो. हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. राइट. तो
अब जो आप पैटर्न की बात कर रहे हो, पैटर्न में तो सी 3 स्टेजेस हैं। आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, बिकॉज लाखों फॉर्म जो भरे जाते हैं, जो एप्लीकेशंस आती हैं, 10 लाख प्लस तो है ही है आजकल मेरे हिसाब से, एंड अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 1000 सीट्स होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर छटाई है प्री में होती है, जो वो 10-12-15 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है ना, वो प्रीलिम्स में अपीयर हो रहा है। प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव होता है ना सारा? ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस है उसमें। हाँ। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है आपकी मेंस एग्जाम की, एंड थर्ड इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट, Right. व्हिच वी कॉल इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया तो आपका जो कंपटीशन है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, राइट। क्योंकि मेंस एग्जाम आते आते हमारे टाइम पे मुझे याद है, मैंने पहले भी कहीं कोट किया था कि मान लो 1000 सीट है तो 15,000 बच्चे रह जाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 15 अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा कम ज़्यादा होगा। एंड बाय द टाइम दीज कैंडिडेट्स रीच द इंटरव्यू स्टेज, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 times, अच्छा 3000 3 times द नंबर ऑफ सीट्स। तो आप देखो 10, 12, 15 लाख प्री में ही अपीयर हो रहा है, फिर तो हजारों में कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। हाँ, मतलब प्री सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। प्री आपकी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। आप प्री में आगे तो आप कंपटीशन को आपने वो बिल्कुल नीचे कर दिया। और सब्जेक्ट क्या होते हैं, मतलब प्री में सबके लिए सेम होते हैं या हमें अपने हिसाब से डिसाइड करना है? यार अब मैंने अभी करंट वो सिलेबस नहीं उठा के देखा, बट हमारे टाइम पे प्रीलिम्स में एक जनरल स्टडीज का एग्जाम होता था और एक हमारा ऑप्शनल होता था। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे। ऑप्शनल तो हमें अपने आप सेलेक्ट करना है ना? ऑप्शनल अपने आप सेलेक्ट करना अपने हिसाब से। अच्छा, बच्चों को एक मेंस ये में हमारे टाइम पे 2 ऑप्शनल होते थे, जो आजकल 1 है। हाँ। और जीएस के हमारे 2 पेपर होते थे, आजकल मेरे ख्याल 4 पेपर है। तो आजकल सीसेट का एग्जाम आ गया है, एप्टीट्यूड वगैरह, वो थोड़ा एक स्ट्रेटजी डिफरेंट, मतलब पैटर्न डिफरेंट हो चुका है। मतलब बेसिक स्टेप्स यही हैं, आप ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देन उसके बाद प्री है, फिर मेंस है, एंड देन पर्सनालिटी इंटरव्यू है, सीधा सीधा सा। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, ये सब आपने जितनी चीज़ें बताई, ग्रेजुएशन करने से अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन ग्रेजुएशन से, और वो बोल रहा है कि मैं 1 साल बाद प्री का एग्जाम लिखूं, तो डू यू थिंक 1 year का टाइम फॉर प्रिपरेशन इज एनफ? हाँ, ठीक है, 1 साल इज गुड। सी आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है प्रिलिमिनरी का, वो मई में होता है। ठीक है। आप अगर स्क्रैच से भी स्टार्ट करते हो तो आपके जो ग्रेजुएशन के रिजल्ट है मई जून में आ जाते होंगे, है ना? तो अगली मई तक आपके पास 1 साल का टाइम 1 साल है। हाँ, लोग फाइनल ईयर में भी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज इफ यू आर इन फाइनल ईयर यू कैन राइट द एग्जाम। अच्छा, हाँ, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है। ठीक है, बट बाय द टाइम यू फेस इंटरव्यू, आपको अपना वो सर्टिफिकेट देना पड़ता है दैट यू हैव डन योर ग्रेजुएशन। नाउ जो प्रिलिमिनरी एग्जाम से पहले आपने 1 साल की तैयारी बोली है, उसमें मैंने ना एक पहले भी बताया था कि मोटा मोटा आपका ये हो जाता है कि आपने अपना सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने सिलेबस उठाना है पहले। सिलेबस उठा के आपने उसको समझना है, पैटर्न को समझना है। उस पैटर्न को समझने के लिए फिर आपको उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को देखना है। उनको देखते हुए फिर मैं तो ये कहूँगा कि जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना, उसमें आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स इन सब चीज़ों से करो, और जनरल स्टडी से स्टार्ट करो। ओके, ठीक है। आप अपना सब्जेक्ट को थोड़ा बाद में भी स्टार्ट कर सकते हो, पैरेलली भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड थोड़ा जब आपका कवर हो जाए आफ्टर 2-3-4 months, देन यू फोकस ओनली ऑन योर मेंस प्रिपरेशन। ओके, ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन करते रहो, एंड बाय द टाइम यू आर रीचिंग नेक्स्ट ईयर Jan-Feb, फिर आप प्रीलिम्स फोकस हो जाओ बस। अच्छा, तो उससे पहले आपने ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करी हुई है। नाउ दिस प्रीलिम्स की जो तैयारी है ये आपकी रिवीजन भी होगी, प्लस आपकी मोर फोकस्ड ऑन प्री है बस ये। हाँ, प्रीलिम्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। उसके बाद आप कई बार आप जैसे आप रिपीटेड अटेम्प्ट लेते हो, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, तो उन स्टूडेंट्स को ये पता लग जाता है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। और वो स्टूडेंट से आप अपने आप को कंपेयर ना करें, शायद वो स्टूडेंट इतना प्रीलिम्स में सॉलिड हो चुका है कि वो मार्च में स्टार्ट करे। फॉर अ फ्रेशर आई एम टेलिंग यू कि आप जैन में प्री फोकस हो जाओ। प्रीलिम्स के बाद जैसे ही है हफ्ते 10 दिन का ब्रेक ले लो, और उसके बाद फिर आप मेंस की अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। इफ़ यू क्वालिफाई प्रीलिम्स देन यू राइट मेंस एग्जाम लिखने के बाद अपनी ठीक ठाक सी ब्रेक ले लो, एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं?
यार हमारे टाइम पे 4 अटेम्प्ट थे, आजकल मेरे 6 अटेम्प्ट है। अच्छा, बुक्स पे आप कुछ सजेशन दोगे बच्चों को, कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए, या न्यूज़पेपर्स कौन से, मैगजीन्स कौन सी, कुछ स्पेसिफिक आप बताओगे? सी न्यूज़पेपर, इफ़ आई से एनी नेशनल डेली, चाहे आप इंग्लिश में, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है या हिंदी का हो, इंग्लिश में जैसे मैं द हिंदू पढ़ता था, TOI इज ऑल्सो गुड, द टाइम्स ऑफ इंडिया। लाइकवाइज फॉर हिंदी दैनिक भास्कर है। वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, एक कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर आप ले लो, वो पढ़ लो। ऐसी मैगजीन्स में हमारे टाइम में क्रॉनिकल बड़ी फेमस थी। अच्छा, मैं पढ़ता था उससे, एंड मैं ना एक ईयरली कैप्सूल जो भी उस टाइम मेरे को अच्छा लगता था, 2-4-6 फ्रेंड से कंसल्ट करके हम लोग साथ में ले लेते थे, ईयरली कैप्सूल आते थे। ठीक है, तो वो देख लो। और रिगार्डिंग बुक्स आई वुड से कि डोंट स्किप NCERTs तो मस्ट है। NCERTs यू नो ले योर फाउंडेशन। अब NCERT से स्टार्ट करो। NCERT अब डिपेंड करता है कि अब जैसे मैं साइंस वाला स्टूडेंट था, तो मुझे साइंस वाले सब्जेक्ट्स या मैथ्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल सीनियर लेवल वाली स्टार्ट की। हिस्ट्री मुझे थोड़ा सा डराती थी शुरू में, बाद में तो मुझे वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी। तो हिस्ट्री मैंने थोड़ा 6th 7th 8th भी पढ़ी थी शायद। अच्छा, और ये आपकी बेसिक NCERT तो मस्ट है, राइट। ठीक है। आप नोट्स बना सकते हो, उसके बाद आप उन्हीं को पढ़ते रहो। और उसके बाद आपकी सब्जेक्ट वाइज अगर बुक्स दें, कि जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक स्पेक्ट्रम की आती थी बुक, वो पढ़ी थी। पॉलिटी के लिए मेरी एक बहुत फेवरेट बुक थी लक्ष्मीकांत की, वो तो आज भी बहुत चलती है। हाँ, मैंने बहुत पढ़ी। DD बासु भी मैंने पढ़ी, पर वो एक बार मैंने पढ़ी, उसके बाद मैंने लक्ष्मीकांत को ही फॉलो किया था। आई रियली लव दैट बुक, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ऐसी सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं, ठीक है। तो वन स्टूडेंट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम दीज बेसिक बुक्स। ये बेसिक आपको पढ़ना चाहिए। अब ज्योग्राफी है, जैसे ज्योग्राफी में मोस्टली मैंने NCERT पढ़ी, पर एक बुक आती है गो चिंग ल्योंग। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन एवर रीड। बहुत प्यारी बुक है गो चिंग ल्योंग को, आप जितनी बार पढ़ोगे आपको उतना सीखने को मिलेगा। पतली सी बुक है, पर बहुत ही अच्छी ज्योग्राफी के लिए। और ऑप्शनल के लिए फिर आप डिपेंड करें कि कौन सा आपका ऑप्शनल है, कैसे आपने उसके हिसाब से आपको बुक्स लेनी पड़ती। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने दिल्ली जाके तैयारी करी, अभी आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भी हो गया, और हमने अभी पीछे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी दिल्ली में, वो कोचिंग सेंटर में पानी वगैरह काफ़ी ज़्यादा भर गया था, तो उस टाइम पे बहुत सारे ओपिनियंस आए थे कि आजकल तो ऑनलाइन में भी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप घर बैठ के ही प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसमें आप मतलब इस चीज़ पे आप क्या समझते हो कि अगर कोई बच्चा दिल्ली जा रहा है या एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर पे जा रहा है, तो उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है कि आसपास और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और भी उसको देखने के लिए मोटिवेशन भी हैं, सारी चीज़ें हैं कि कभी वो डाउन फील कर रहा है तो ही विल फाइंड समवन जो उसको पुश कर देगा शायद कि यार चल उठ जा, कोई बात नहीं, तैयारी तो करनी है। और ऑनलाइन में आपको ये बेनिफिट है कि आप एट योर कंफर्ट ऑफ योर होम आप सब कुछ आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हो, यू विल हैव मोर टाइम, बट उसके साथ साथ ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में भी रहोगे। तो आप किस फेवर में हो कि बच्चा एक स्पेसिफिकली कोचिंग सेंटर जाके ही तैयारी करे, या घर बैठ के ऑनलाइन कोचिंग ले, या सेल्फ स्टडी से भी बहुत सारे ना फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड कर जाता है। देखो, ऑनलाइन न्यूज़पेपर आज है अवेलेबल दुनिया में, राइट। मैं आज भी फिजिकल कॉपी है न्यूज़पेपर की पढ़नी पसंद करता हूँ। और मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, दे ऑल से कि जो उसमें मजा आता है ना हाथ में पकड़ के, वो शायद ऑनलाइन में नहीं है। दो वी कीप ऑन रेफरिंग कि वो पॉपअप होता रहता है, देख लिया आपने ही, पर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने उसी में मजा आता है। लाइकवाइज आप स्विगी से ऑर्डर करते हो, मैं बहुत स्विगी पे बहुत ऑर्डर करता हूँ। आपने स्विगी पे कर दिया, ब्लिंकिट पे कर दिया, ऑनलाइन ऐप्स हैं, बट आपको आज भी जब मार्केट में आप स्टोर पे जाके खरीदते हो अच्छा लगता है, मजा आता है, ठीक है। तो आई थिंक बोथ दीज थिंग्स गो पैरेलल। Now regarding coaching institutes and online studies, I would say कि it entirely depends upon your circumstances. पहला तो सबसे important मुझे लगता है कि discipline कितना है आप में। Any student who is disciplined enough, वो कहीं ना कहीं से क्यूज ले लेगा, वो फ़ोन पे बात कर लेगा, किसी से सीनियर से बात कर लेगा, अपने फादर के, मदर के, भाई के, बहन के, दोस्त के रेफरेंसेस से 4 लोगों से मिल लेगा, समझ लेगा। राइट। मेरे से भी लोग मिलते हैं, राइट, एंड उनसे सीख लेगा।
बच्चा अपनी सिलेबस को उठाएगा, PYQs को उठाएगा, उसमें से अपना ढूंढ लेगा और जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ऑनलाइन ले लेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। एंड देन ऑनलाइन का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बच्चे दे आर नॉट एबल टू स्पेंड टू मच ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू कम बैक फ्रॉम देयर विलेजेस और टाउन, स्मॉल टाउन्स टू दिल्ली, वहाँ आके पढ़ नहीं सकते, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए ऑनलाइन इज़ अ ब्लिस। वो वहीं पे बैठ के कर सकता है। ऑनलाइन तो आपको हर जगह पे ऑलमोस्ट फ्री सब कुछ। राइट। तो उनके लिए ठीक है। बट एट द सेम टाइम देयर आर स्टूडेंट्स, जैसे हमें फिजिकल न्यूज़पेपर की बात की या मार्केट में जाके शॉप खरीदने की बात की, वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम स्टडीज ही कर सकते हैं, उनके लिए ठीक है। दे नो बेटर कि वो उनके लिए डंडा चाहिए उनको सामने। डिसिप्लिन तभी बनेगा। तो हर तरह ये अपने स्टूडेंट टू स्टूडेंट और उनके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर जाते हैं। बट यस, आई वुड से कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, इवन इफ यू कैन अफोर्ड कोचिंग, बट अगर आपने सिलेबस को देख लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप रेफर करते हो, स्टडी कर रहे हो, और जो आपके डाउट्स हैं उनको आप कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके क्लियर कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन पे भी बहुत मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब पे है। तो ऑनलाइन में आपका ना टाइम बहुत बचता है। हाँ, टाइम भी बचता है आपका, एंड हर चीज़ का आपको आंसर मिल जाता है। एंड जो आपने बात बोली ना कि कंफर्ट है, एट योर कंफर्ट। नाउ आज की डेट में जो फिजिकल क्लासेस हैं और रात को तो नहीं होती, और बच्चे हैं जिसको पढ़ना है रात को, वो ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, रेफरेंसेस भी करना है। बट मुझे नहीं लगता कि आज की दुनिया में हम विदाउट ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। ये हमारे लिए एक मैंडेटरी बन चुका है। और अगर बच्चे जो स्टूडेंट्स जो UPSC का एग्ज़ाम लिख रहे हैं ना, उनको अपने आंसर में कुछ डिफरेंट करना है, तो उनको स्टैंडर्ड जो नोट्स हैं या बुक्स हैं उनसे बाहर जाना पड़ेगा। कुछ तो डिफरेंट जोड़ना कुछ पड़ेगा। तो डिफरेंट करना पड़ेगा, या तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस उसको रिलेट करके कुछ अच्छा एग्जांपल लिखो, एक्सपीरियंस लिखो, या फिर आपको ऑनलाइन रिसर्च करके यू हैव टू मेक इट अ लिटिल डिफरेंट योर आंसर। यू कैन नॉट रटोफाइड द एंटायर थिंग, ये मिल गया जी मैंने रट के लिख दिया, वो नहीं। आपके हिसाब से क्या बेस्ट एज होनी चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए? कब से शुरू करे बच्चा जो वो कंफर्टेबली क्रैक कर जाए? व्हाट डू यू थिंक? यार मैंने जब कॉलेज कर लिया, पास आउट उसके बाद किया, दैट इज़ वन थिंग विच आई रिपेंट, मे बी आई से कि काश मुझे पहले पता होता, थोड़ा मैं सीरियस हुआ होता, या मुझे थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस होती। आई थिंक वाइल वी आर इन ग्रेजुएशन वी शुड स्टार्ट। स्कूल में भी 11वीं 12वीं में तो काफ़ी बच्चे को अकल आ जाती है, बट उससे पहले फिर मैं कहूँगा कि आप ना अपनी जो जनरल स्टडीज़ हैं, प्रॉपर जो आपका स्कूलिंग है, उसका आप फन सारा मिस कर दोगे। हाँ। मिस कर दोगे। तो ग्रेजुएशन में यू कैन स्टार्ट। ग्रेजुएशन में अगर आपने थोड़ा भी स्टार्ट कर दिया ना, जैसे 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन है, मान लो आपका अगर BA है, BCom है 3 साल की है, BTech है 4 साल की, आर्किटेक्चर है 5 साल की है, तो उसमें अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी कर दिया कि आपने NCERTs कवर कर लिया, आपने सिलेबस देख लिया, आपने PYQs देख लिया, आपने न्यूज़पेपर रोज भी पढ़ लिया, वो भी बहुत, इट गोज अ लॉन्ग वे। इट गोज अ लॉन्ग वे, कंपाउंड हो जाते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट वही है जो आपने सिलेक्ट किया जो ग्रेजुएशन में है, दैट ऑफ कोर्स इट इज एन एडेड बेनिफिट। तो फिर अब जैसे मेरे लिए तो क्या आया तो मेरे लिए तो क्या था कि यार कंप्यूटर इंजीनियरिंग था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता, होता भी तो शायद मैं नहीं लेता, इट वुड हैव बीन टू वास्ट। तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया, मैंने ज्योग्राफी और साइकोलॉजी लिया। अब ज्योग्राफी साइकोलॉजी को मतलब ठीक है, स्कूल में कभी ज्योग्राफी तो पढ़ी है, साइकोलॉजी तो कभी पढ़ी भी नहीं थी, बट उसके लिए फिर मैंने तैयार किया। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगता है ना, कहीं आपने पढ़ी हो कोई चीज़, स्कूल में पढ़ी है, कॉलेज में पढ़ी है, वो आपको बेनिफिट तो दे ही देती है, वो एडेड एडवांटेज हो जाती है। राइट। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताओ। इंटरव्यू बताते हैं। मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ कि अब जैसे आपने बोला कि राइट एज, तो अगर आपकी ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट है जो आप UPSC में करने वाले हो, तो आप ये देखो ना, आप उसकी तैयारी करते हो, UPSC की तैयारी करते हो, बहुत ज़्यादा
अच्छी पढ़ाई करोगे, हाँ। आपको ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स दिला देगी। हाँ, और ये तो है। ग्रेजुएशन में आप जो पढ़ रहे हो आपको यूपीएससी में कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है। तो I ये भी think मतलब ये भी graduation एक करते करते आप इम्पॉर्टेंट कर सकते हो। पॉइंट है। मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि इन केस आप 12th में ये चीज़ डिसाइड कर लो ना कि आपको यूपीएससी की तरफ जाना है, तो आप अपना ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज उससे रिलेट करके ले Exactly, सकते हो। exactly. वो बहुत बेनिफिट करेंगे So that आपको। is what I also feel कि बट उसका फिर एक जो फ्लिप साइड है वो मैंने आपको पहले भी बोला कि आज मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बेस पे ना मेरे को मेरा पूरा बैच बड़ा वेल सेटल्ड है। ठीक है, इंडिया में भी गुड़गांव में लोग जॉब कर रहे हैं, एमएनसीज में, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, अमेरिका में है, बड़े अच्छे। हमारा अब तो सब आजकल व्हाट्सएप दे आर डूइंग वेरी वेल। तो अगर शायद मैं +1 +2 के टाइम पे मन बना लेता या ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं तैयारी कर रहा होता, अगर तो एंट्री के बाद करता तो बात अलग थी। पहले ही अगर बना लेता तो शायद मैं इंजीनियरिंग की बजाय आर्ट्स ले बैठता। हाँ। और अगर कभी सिलेक्शन नहीं होता तो वो फिर आर्ट्स आपको कहीं रास्ता दे ना दे। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी एक इसका पॉइंट है। इन अ प्रोफेशन जो शायद ना आपको लाइफ टाइम खुशी ना दे। मतलब ऐसा नहीं है कि आर्ट्स करने के बाद आप आगे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा तो नहीं है, आप ऑफ बहुत कुछ कोर्स। कर सकते हो। राइट। आप टीचर भी बन सकते हो, आप उसके बाद आर्ट्स के बाद एमए कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो हैं ही हैं सारे, उसमें बेस्ड ही हैं। बट ये है कि पहले अगर 11वीं 12वीं में मन बन गया तो आप सब्जेक्ट भी उसी तरह से सोचने लगे थे। और अगर आपने ये सोच के ले लिया कि ह्यूमैनिटीज़ ज़्यादा पॉपुलर है और ह्यूमैनिटीज़ में मैं बीए कर लूँ, तो वो एक फ्लिप साइड भी हो सकता है। मतलब डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें तो। हाँ, डिसीजन मेकिंग में बहुत। राइट। इंटरव्यू के बारे में बताओ ना प्लीज़। इंटरव्यू पे बहुत सवाल आते हैं मेरे पास कि इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या पर्सनालिटी चाहिए इंटरव्यू के लिए, क्या चीज़ यार है? मैं ना हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ बच्चों को, उसको इंटरव्यू ना बोल के ना, उसमें यूपीएससी आई थिंक वर्ड यूज़ करती है पर्सनालिटी टेस्ट। हाँ, राइट। तो वो आपका पर्सनालिटी का टेस्ट है। बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, हम भी करते थे कि आपकी ना नॉलेज टेस्ट हो रही है। नॉलेज आपकी प्रीलिम्स में और मेंस में पेपर में हो चुकी है। हाँ, मतलब नॉलेज टेस्ट तो है ही नहीं, अब वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करने जा रहे हैं। और यू कैन नॉट फेक योर पर्सनैलिटी, दो यू कैन रिफाइन योर पर्सनैलिटी विद कॉन्स्टेंट वर्क ऑन दैट। पर आप फेक नहीं कर सकते। उस आधे घंटे में ना वो इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठे हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल। मतलब अभी तो हमने भी यार इतने साल नौकरी में बिताया, हमें भी जो कोई मिलता है हमें भी आइडिया हो जाता है, हम भी एसेस कर लेते हैं कि सामने वाला कैसा है, क्या नहीं है। तो इंटरव्यू बोर्ड बहुत स्मार्ट होता है, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस होता है उनको पता लग जाता है। तो यू कैन नॉट फेक योर पर्सनैलिटी। तो इंटरव्यू में क्या मतलब, आपको यू हैव टू मेंटेन योर काम। आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करो, आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपने अगर इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम लिखा है या नहीं भी लिखा, इंग्लिश इज़ अ लिंगुआ फ्रैंका। तो थोड़ा बहुत अगर आपका मीडियम हिंदी भी है तो थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश में भी अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि जो बंदा अपने थॉट्स को कन्वे कर दे बड़ी क्लैरिटी के साथ, सिंपल लैंग्वेज में, दैट इज़ अ जॉब डन। तो माध्यम है ना, राइट, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज जो है तो माध्यम है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, डजंट मैटर। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, हाँ, आप कितना कंफर्टेबल हो जो आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो उसको, अपने थॉट प्रोसेस को कन्वे करना। हाँ, आप जो कन्वे करना चाह रहे हो वो आप कितना क्लियरली डिफाइंड वे में कर पा रहे हो, वो मेन चीज़ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। बाकी उसमें ना जो आपका मेंस के टाइम पे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो फॉर्म क्या होता है? जो आप मेन से पहले वो एक फॉर्म भरना पड़ता है आपको। अच्छा। जिसमें आप अपना सारा लाइक अ बायोडाटा सॉर्ट ऑफ, ओके। हर चीज़ आप अपनी मेंशन करते हो। उस फॉर्म के आधार पे आपका इंटरव्यू होता है? हाँ, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने जो लिखा है आप उसमें अपनी हॉबीज तक लिखते हो। हाँ, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। उस हॉबीज से भी सवाल आएगा ऑफ कोर्स। कुछ लोग कुछ भी लिख देते हैं। हाँ, कुछ भी लिख देते हैं, पर मैं ये भी देखता हूँ कि ना हॉबीज जो हैं वो हैं। राइट। अब उनको मतलब वो बनाने की कोशिश मत करो कि जी नहीं मैंने हॉबीज इन्होंने पूछा है तो मैं कुछ भी हॉबी लिख दूँ। हाँ। जो होती हैं, जैसे अब मेरे लिए फिटनेस इज अ हॉबी। राइट। मतलब मेरा पैशन है, खेलो कूदो कुछ भी करो, भागो दौड़ो, मतलब समथिंग आई हैव टू डू। सो नाउ इफ यू टॉक टू मी रिगार्डिंग फिटनेस, दुनिया में जो मर्जी जितनी मर्जी आप
बात कर लो। आजकल तो आप इंस्टाग्राम पे देखते रहो कि हर रोज कुछ ना कुछ एक चीज़ फॉलो करते हैं, उसके ऊपर दूसरा वीडियो आ जाता है थोड़े दिन बाद कि ये नहीं करना, हाँ। ये करना, ये नहीं करना। बट मेरा अपना फंडा बड़ा क्लियर है। जैसे मैं अपने एंड इट सूट्स माई बॉडी, लाइक आई हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस माई स्कूल कॉलेज डेज। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अपने लिए, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। मेरे को एक चीज़, मेरे को ना मेरे फादर कहा करते थे, देखो बेटे वर्जिश करो दब के, खाओ पियो जो मर्जी दब के, खाओ पियो ऐश करो। तो खाने पीने में कमी नहीं करनी, वर्जिश करनी है। बट नाउ डेज व्हाट हैपेंस इज कि आपको बोलते हैं कि नहीं जी ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। बट ट्रस्ट मी, आई एम ऑल्सो वॉचफुल अबाउट माई डाइट। मैं वॉच करता हूँ कि रात को थोड़ा मैं कार्ब्स कम खा लूँ, या है ना, और मैं तला हुआ नहीं खाता, वो अलग चीज़ है। बट भरपेट खाता हूँ, मतलब यही नहीं करता कि मैं कैलोरी नहीं काउंट करता। एंड वेयर एवर आई एम ऑल्सो फूडी, आई एम फॉन्ड ऑफ गुड फूड। अगर मुझे कहीं अच्छा खाना मिलता है, अगर अच्छा समोसा है तो यार मैं नहीं, फिर स्टॉप माई सेल्फ, बट आई डोंट ओवर डू इट। राइट, आई एम वॉचफुल। तो लाइकवाइज आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपकी हॉबीज है ना, यू शुड बी एबल टू एक्चुअली यू नो इट शुड रिफ्लेक्ट आउट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ऐसे इस बंदे की ये हॉबी है, ऐसा नहीं है कि जी इसने फालतू में लिख दी। हाँ, जैसे किसी ने लिखा कि बुक रीडिंग इज माय हॉबी, तो उसकी बातों से पता लगना चाहिए कि इसने सच में किताबें पढ़ी हैं। रीडिंग अब आपने हॉबी लिख दी, हाँ, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपने कौन सी चार, हाँ, ऑथर कौन से हैं, क्या है, आप उस किताब के बारे में रिव्यू कुछ बताओगे, कुछ नहीं बताओगे। एंड इफ यू हैव रिटन योर हॉबी एज बुक रीडिंग एंड आई आस्क यू व्हाट ऑल बुक्स यू हैव रेड, और आप मुझे बोल दो कि नहीं जी मैं तो स्कूल कॉलेज की, मैं वही बोलने वाला था, बुक रीडिंग, तो दैट इज नॉट योर हॉबी, दैट इज योर, माय हॉबी इज बुक रीडिंग। कौन सी बुक पढ़ी है? एनसीईआरटी। You can't do that. हाँ यार, that is not your hobby, that is your compulsion, because you are a part of the society and society tells you to study in school, study in college, and then you are writing this exam. That is a compulsion that you have to do in any case. अच्छा, स्ट्रीम मैटर करता है क्या कि मैं साइंस स्ट्रीम हूँ या ह्यूमैनिटीज़ हूँ या कॉमर्स हूँ इस एग्जाम में? यार हर स्ट्रीम से लोग आते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। आजकल अगर आप देखोगे इंजीनियर्स बहुत आते हैं, हमारे टाइम से इंजीनियरिंग वाले बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। तो मेडिकल वाले डॉक्टर्स बहुत हैं, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो IAS IPS IRS में बड़े पढ़े हैं। तो आई थिंक स्ट्रीम, वही जो मैंने पहले भी कहा कि मैटर ये कर रहा था कि आपका अगर ऐसा कोई आपने ग्रेजुएशन कर ली है जिसके बेसिस पे यू नो दैट यू आर सिक्योर, आप डॉक्टर हो, आप छोड़ो जॉब को, आपको ये पता है यार मैं क्लिनिक तो चला ही लूंगा, तो समवेयर बैक ऑफ द माइंड ना यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी कि यार मैं अपनी जिंदगी तो चला लूंगा। तो फॉर दैट मैटर आई वुड से कि फील्ड मैटर करता है, स्ट्रीम मैटर करता है। एंड यस कि आपने जो स्ट्रीम ली है, अब जैसे किसी का मान लो आर्ट्स है, आर्ट्स में उसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है। अब हिस्ट्री जो है हमारे टाइम से ही हम देखते आ रहे हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जनरल स्टडीज पेपर। या पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उतना उसको हेल्प कर देगा। राइट। कंप्यूटर इंजीनियर वाले थे, हमें नहीं हेल्प की, तो हमें सारी चीज़ में। अच्छा, आजकल ना बच्चे, हम इस चीज़ पे वैसे ऑफ द कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि नींद का बच्चे बहुत पूछते हैं, कितना सोऊं, क्या करूं, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी और ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर भी। मतलब पहले अगर डिप्रेशन होता भी होगा ना तब भी लोगों को पता नहीं होता था कि मुझे डिप्रेशन है। आजकल कोई वैसे अगर थोड़ा सा ओवरबर्डन है ना, उसको लगता है भाई मुझे डिप्रेशन हो गया या मैं सो नहीं रहा। तो व्हाट डू यू थिंक, क्वालिटी स्लीप का क्या रोल है और ऐसे एग्जाम्स में जिसमें आपको अपना 100% लगाना है, सब कुछ लगाना पड़ेगा? तो क्वालिटी स्लीप ना, ये ना जो आपकी ह्यूमन बॉडी है इसको चाहिए। राइट। आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप प्रोफेशनल हो, आप कुछ भी हो, नींद तो सबको चाहिए। राइट। और साउंड स्लीप चाहिए आपको। और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना कि ना केवल स्टूडेंट, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाओ, बिजनेस में या आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, हर बंदे की नींद ना, जो डॉक्टर आपको नींद की गोलियां देता है या नींद के बारे में प्रिस्क्राइब करता है ना, उसकी भी नींद डिस्टर्ब होती है। हाँ। तो डिप्रेशन प्लेज अ पार्ट इन एवरीवन्स लाइफ, और ये एक जिंदगी का पार्ट है। राइट। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एवरीवन्स लाइफ। अब नींद के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आपकी जो नींद है ना, आई हैव सीन कि
Like I am a morning person. मुझे I want to get up early morning and I have always got up early in my life. And I sleep a little early in the night. मतलब मैं ठीक ठाक टाइम पे सो जाता हूँ. कितने बजे सोते हो? 10-10:30 बजे सो जाओ. ठीक है. सुबह 5 बजे 5:15 उठ जाओ. हाँ. एक तो ना आपका जो टाइम है सोने का वो फिक्स होना चाहिए. हाँ. मतलब 10 का 10:30 हो गया, 9:30 हो गया, 11 हो गया, वो ठीक है. ये नहीं कि एक दिन आप 10 बजे सो रहे हो, अगले दिन आप रात को 2 बजे सो रहे हो, 4 बजे सो रहे हो. फिर आपका वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वो अपसेट हो जाता है. इसीलिए जब हम जाते हैं ना बाहर किसी कंट्री में जाते हैं जहाँ टाइम वेरिएशन बहुत होती है तो जेट लैग होता है. हाँ. बेसिकली आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है ना. Right. जेट लैग होता है, अगले दिन आप सो ही रहे होते हो. आप अपना रिदम को आप अपना उसको बराबर लाते हो. राइट. आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको धीरे धीरे आप सेट करते हो. 2-4 दिन लग जाते हैं आपको जेट लैग से उभरने के लिए. हाँ. तो लाइकवाइज जो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं, इफ दे आर नॉट sleeping almost on the same timings, then they are playing with their sleep, with their सेम टाइम पे सोना इंपॉर्टेंट है. कितने घंटे सो रहे हो चलो वो तो है ही, एक बेसिक स्लीप सबको अपना पता होता है. 6 घंटे तो मैं कहूँगा कि आपको सोना चाहिए मिनिमम. बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में फिर प्रिपरेशन है, प्रेशर भी होता है, तो 6 घंटे तो चाहिए. मतलब अगर आप कहोगे कि मैं 8 घंटे सोऊंगा पढ़ूंगा होते हैं बच्चे. तो पर 6 घंटे मिनिमम है. 6 घंटे से कम सोना तो फिर आप अपनी हेल्थ खराब कर लोगे. अच्छा, एंड ये स्प्रिंट तो है नहीं, ये मैराथन है. तो ये नहीं है कि 4 दिन बाद एग्जाम में 4 दिन कम सो लिया है तो पूरा साल भर है, 2 साल है, 3 साल, 4 साल, 5 साल प्रिपरेशन करते रहते हैं तो कितना कम सोओगे. तो 6 घंटे सोना है. दूसरा मैं ये कहूँगा कि नींद के लिए ना, जैसे मेरे लिए क्या है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जॉगिंग कर लूँगा, वेट ट्रेनिंग कर लूँगा, कुछ करूँगा. जब आपने फिजिकल एक्सरसाइज की होती है ना तब आपको ना थकावट भी हो जाती है. हाँ, नींद अच्छी आएगी. नींद अच्छी आ जाती है. राइट. प्राणायाम करो. मैं जब मुझे भी स्ट्रेस हुआ था लाइफ में, जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, मेरे राइटर्स क्रैम्प हो गया था, मैंने ना, मेरे को एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया मेरे को प्राणायाम करना. उस टाइम बाबा रामदेव बड़े फेमस हुए तो प्राणायाम सब समझ ही गए थे कि प्राणायाम क्या चीज़ है. मैंने अनुलोम विलोम, कपालभाति सब स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई स्टिल डू इट एवरी मॉर्निंग. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत. आई डू इट एवरी मॉर्निंग. सो जो ये प्राणायाम है ना, ये आपकी स्लीप क्वालिटी को बहुत अच्छा बना देता है. इन जनरल आपके लिए बेनिफिशियल है, पर स्लीप ऑल्सो बिकम्स वेरी गुड. तो आई रियलाइज्ड आई यूज्ड टू डू, एंड इवन आफ्टर लेस अमाउंट ऑफ स्लीप आई वुड फील फ्रेशर. मुझे फ्रेश फील होता था. सो दीज आर माई इनपुट्स ऑन स्लीप. अच्छा, अब हम कुछ थोड़ी सी और आगे अगले एस्पेक्ट पे चलते हैं. वो ये है कि जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर करा, ठीक है, इंटरव्यू हो गया, आपके पास लेटर आ गया कि ठीक है जी एवरीथिंग इज़ डन. अब ट्रेनिंग होती है. हाँ. तो ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दो कि लबासना क्या है, कैसी प्रिपरेशंस हैं, क्या चीज़ें हैं. ट्रेनिंग पार्ट में क्या है, सबसे पहले ना आपका फाउंडेशन कोर्स होता है. हाँ. तो ट्रेनिंग भी लबासना तो है. हमारे टाइम से ही ना कई बार बड़े बैचेस आने लगे थे. तो इसको बाइफरकेट, बाद में तो ट्राइफरकेट भी किया गया. अच्छा. तो कुछ लोग हैदराबाद पहुंचे, कुछ लबासना पहुंचे, कुछ लोग फिर भोपाल भी गए इन फ्यूचर बैचेस. तो वो मोटा मोटा 100 days का एक फाउंडेशन कोर्स होता है. सारी की सारी सर्विसेज वाले मिक्स होते हैं. सबकी ट्रेनिंग साथ में होती है. सबकी ट्रेनिंग साथ में होती है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. बहुत सारे अच्छे मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं. हमारा एक कोर्स कंटेंट होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इवन एक लैंग्वेज भी लेनी होती है, वो भी पढ़ते हैं. देन लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज़ ऑन एवरी वीकेंड. एंड एक हमारा फिर विलेज विजिट होता है 10 दिन का. अच्छा. 10 दिन वहीं विलेज में ही रहते हैं हम लोग जाके. एंड देन देयर इज़ अ ट्रैकिंग फॉर अबाउट 10 days वेयर वी ऑल जेल टुगेदर. तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल. आई थिंक ट्रेनिंग में जो मोटी मोटी पूरी ट्रेनिंग है ना, जो हमारी फिर उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, हर सर्विस की अलग अलग ट्रेनिंग है, 1.5-2 साल की लगभग पूरी टोटल ट्रेनिंग है. उसमें सबसे ज़्यादा फन पार्ट जो है वो फाउंडेशन कोर्स का है. बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा है. सब लोग नए नए स्टूडेंटशिप से निकल के वहाँ जाते हैं. ओथ सेरेमनी होती है. वो बंद गले पहन के जोधपुरी. तो डिग्नेटरीज आते हैं, बहुत अच्छे डिग्नेटरीज आते हैं. दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, दे आर आई ओपनर्स. बड़ा अच्छा लगता है वो सब. मुझे आज भी याद है, आई ऑलवेज कीप टेलिंग दैट स्टोरी, कि हमारे टाइम पे एक सीनियर आए थे. उन्होंने पूछा हमसे ना कि तुम लोग अब सब ऑफिसर्स बन गए हो,
सो बेसिकली यू आर ऑल बाबूज। बाबू। तो बाबू बोलते तो बाबू में उन्होंने पूछा कि बताओ बाबू की डेफिनेशन क्या है। सबने अपनी अपनी जो बोलना था बोल दिया। हाँ। ठीक है, एंड देन ही सेड आई विल टेल यू व्हाट अ बाबू इज। तो उन्होंने बोला एक टेम्पल है, टेम्पल में पुजारी हैं, और उस टेम्पल में यार हमें पता है मंदिर जाते हैं, हाँ। तो हमने जूते उतारने हैं, हाँ। अंदर जाना है, मत्था टेकना है, बाहर आना है, जूते पहन के वापस हो जाना है। हाँ। तो चल रहा है, राइट। यू नो रघुकुल रीत सदा चली, चल रहा है, पुराना चल रहा है पुराने टाइम से। तो कहते हैं कि अब उस जगह पे आपने एक बाबू को पोस्ट कर दिया कि आपने ये टेम्पल का सारा एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है, तो क्या होगा। कुछ चीज़ में थोड़ी बहुत खुद ऐड कर देता हूँ विद माई ओन एक्सपीरियंस। सबसे पहले क्या होगा, बाबू आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन नोट बनेगा। फिर उसके बाद एक डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाए। हाँ। तो उसके लिए फिर वो उसको प्रोक्योरमेंट के लिए या बोर्ड बनाने के लिए टेंडर वेंडर ये वो सारी फैसिलिटीज वो फॉर्मेलिटीज़ होंगी। बोर्ड लगेगा, उस पर लिखा जाएगा कि कृपया जूते यहाँ उतार के अंदर जाएं। हाँ। ठीक है, ताकि बाबू कह रहा है ना कि यार लोगों को पता कैसे चलेगा। हाँ। जबकि ये तो सबको पता है कि मंदिर में, मस्जिद में कहीं जाना है, हम अपने उतार के जाना है। हैं गुरुद्वारे में या चर्च में आई थिंक हम लोग वहाँ पे भी उतारते हैं। मैं तो श्योर नहीं हूँ उस बात को लेके। तो हम लोग जब जाते हैं तो जूते उतारते हैं। अब बाबू ने लिख के लगा दिया कि कृपया यहाँ जूते उतारें। लोग आ रहे हैं, जूते उतार रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, मत्था टेक के आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, मत्था टेक के आ रहे हैं, उतारे हैं जूते, अंदर जा रहे हैं। अब रजत आ गया, ठीक है, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। तो रजत ने अपनी चप्पल खोली, अंदर जाने लगा, मैंने रोक दिया। तो रजत ने कहा हाँ जी। मैंने कहा बोर्ड पढ़ो। तो रजत ने बोर्ड पढ़ा, कहता जी हाँ मैंने तो उतार दिए। कहते ना, मैंने बोला नहीं, आपने बोर्ड ध्यान से नहीं पढ़ा। हाँ। कि सर मैंने तो अपनी चप्पल उतार दी। नहीं, देखो क्या लिखा, जूते। जूते। आपने चप्पल पहनी हुई है। तो सर पर बात तो यही है ना कि मुझे नंगे पैर जाना। ना, जो रूल है वो फॉलो करो। आप एक काम करो, घर जाओ, जूते पहन के आओ, उतारो और फिर जाओ। तो वी लाफ्ड ऑन दैट। सो द बेसिक लेसन हियर इज कि ब्यूरोक्रेसी में ये सब चीज़ें हैं जो रूल बाउंड है। देखो उसमें ना सबके हाथ भी बंधे होते हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक द मैसेज इज कि आपको प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। यू हैव टू सी द इंटेंट ऑफ द लॉ कि इसमें क्या है, कि आप इसमें बेनिफिशियल लोगों के लिए सिटीजन सेंट्रिक कैसे करोगे। वो आपको बेसिक वो रखना चाहिए। अदरवाइज इफ यू totally go by the wording of the law and don't understand the intent of the law, you will commit mistakes. तो ऐसी ये एक इंसिडेंट है। तो ऐसी होती थी हमारी ट्रेनिंग। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो सीखी हैं उस ट्रेनिंग के टाइम पे। फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाता है तो फिर सब अपनी अपनी रिस्पेक्टिव अकेडमीज में चले जाते हैं। जैसे IAS वाले लबासना में जाते हैं, IPS वाले LPI हैदराबाद में चले जाते हैं, इनकम टैक्स वाले NADT नागपुर चले जाते हैं, हमारा GST कस्टम्स वाले फरीदाबाद में है। बट अब हमारी पाला समुद्रम में नई एकेडमी बन गई है। अच्छा। तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। ऐसी रेलवे वाले रेलवे में चले जाते हैं, ऑडिट वाले ऑडिट एंड अकाउंट्स वाले शिमला में जाते हैं। तो सब अपनी अपनी एकेडमी से चले जाते हैं। उसके बाद उनकी अपनी अपनी ट्रेनिंग के प्रोसीजर, ट्रेनिंग का एक अलग अपना कोर्सेज हैं। बीच में ट्रेनिंग के टाइम पे हमारी अटैचमेंट्स भी होती हैं। हमें फील्ड में अटैच किया जाता है, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलता है, फ्रेंडशिप्स डेवलप होती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिस वेरी ब्यूटीफुल। दैट ट्रेनिंग डेज वी ऑल मिस। इनफैक्ट इसमें ना फिर बाद में भी हमारे वो कोर्सेज आते रहते हैं, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 आता रहता है व्हाइल वी आर इन सर्विस। अच्छा। यूजली प्रमोशन के आसपास आता है। तो व्हेन वी ऑल यू नो मीट, गेट बैक टुगेदर, पूरा बैच मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। We relive those memories. अच्छा, इसमें UPSC में ना भैया बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे डिसाइड होता है कि IAS या IFS या IRS, इस पे बहुत डाउट आता है कि ये हम डिसाइड करते हैं, रैंक वाइज होता है, क्या इसका पैटर्न है? हाँ, तो इसमें वही जो आपने बोला, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है और रैंक आपका डिसाइड करता है। अच्छा। ठीक है, फिर आपकी कैटेगरी भी आपको डिसाइड कर देती है कि आप जनरल से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो, उसमें भी आपका। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 हमारे पास कैंडिडेट्स हैं टोटल जिनका सिलेक्शन हुआ, तो सबसे पहले ऊपर वाले रैंक वालों को क्या मिलेगा? मोटा ये एग्जाम हर बंदा IAS बनने के लिए लिखता है।
ठीक है, बाकी की सर्विसेज, ऑल सर्विसेज आर इक्वली गुड। हाँ, सर्विसेज तो सारी अच्छी है। आईएएस बनने के लिए तो मोस्ट जो फेवर्ड सर्विस है, जो सब लोग जाना चाहते हैं, वो आईएएस की है, राइट। ठीक है। देयर आर पीपल हु फिल आईपीएस ओवर आईएएस, अच्छा, जिनका थोड़ा पुलिसिंग की तरफ बेंट ऑफ माइंड है, पैशन है, राइट। एंड देयर आर पीपल हु फिल आईआरएस ओवर आईएएस एंड आईपीएस। तो हैं भी ऐसे एग्जांपल, आप गूगल कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दैट वन ऑफ द टॉप अमंग टॉप रैंकर्स, ही और शी ऑप्टेड फॉर आईआरएस, इनकम टैक्स और कस्टम्स। फॉरेन सर्विस में भी ऐसे ही है। फॉरेन सर्विस, आई हैव वेरी डियर फ्रेंड, ही फिल्ड अप हिज फर्स्ट ऑप्शन इज फॉरेन सर्विस। मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है। तो ये उसका मिक्स है। हाँ। तो आपका जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, जो आपका रैंक है, उसके हिसाब से वो डिसाइड हो जाता है, और ऑफ कोर्स योर कैटेगरी, उसके हिसाब से वो सीट्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो उसमें आपका एलोकेशन हो जाता है सर्विस का। एंड लाइकवाइज फॉर आईएएस एंड आईपीएस, फॉरेस्ट का अलग से एग्जाम होता है। ये 3 सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विस कहलाती हैं, जिनमें आपको एक पर्टिकुलर स्टेट कार्डर मिल जाता है। कार्डर हम सेलेक्ट करते हैं, आप ऑप्शंस देते हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शंस के बाद वो रूल्स हैं, उसके हिसाब से अगर आपको आपका होम स्टेट मिल जाए या जो भी आपने फिल किया, ठीक है, अदरवाइज दैट इज एज पर वट एवर द रूल्स आर, तो आपको वो कार्डर मिल जाता है। मैं ऐसे ही एक ऑफिसर से डिस्कस कर रहा था। जितनी सर्विसेज हैं, दे आर कॉल्ड सेंट्रल सर्विसेज। अच्छा, अदर देन आईएएस, आईपीएस एंड फॉरेस्ट, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक है। बाकी की 3 सर्विसेज को हम सेंट्रल सर्विसेज बोलते हैं। इवन फॉरेन सर्विस इज सेंट्रल सर्विस। अच्छा। सो सेंट्रल सर्विसेज में यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन द कंट्री। इन आईएएस, आईपीएस एंड फॉरेस्ट यू आर एलोकेटेड अ पर्टिकुलर स्टेट कार्डर। अच्छा, तो आप अपनी लाइफ टाइम वहीं पे बिताते हो, उसी स्टेट में। हाँ, ऑफ कोर्स ऑन डेपुटेशन यू कैन कम आउट टू अदर स्टेट और टू द सेंटर। वो तो कोई भी कहीं पे भी डेपुटेशन पे जा सकता है, बट मोर और लेस दे, जिसको पंजाब कैडर, अब जैसे आईएएस मिल गया तो उसका पेरेंट कैडर पंजाब है, उसकी सारी जिंदगी वहीं पे बीती। पंजाब में रहेगा। अब वही कोई कस्टम्स में पंजाब में पोस्टिंग होगी, वो कल को बॉम्बे भी जा सकता है। मेरी बॉम्बे भी रही है पोस्टिंग, अहमदाबाद भी रही है, मैं दिल्ली हूँ, मेरा चंडीगढ़ भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। राइट, राइट। दिस इज नॉट सो विद द आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट, वो उनका स्टेट कैडर होता है। हाँ, कुछ कैडर्स हैं, जैसे एगमुट है, एगमुट कैडर में यूटी कैडर जो है, उसमें बहुत सारी, देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स जहाँ पे आप जा सकते हो। अच्छा, तो आईआरएस के बारे में बताओ ना थोड़ा सा, आपका अपना है, कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है आपकी? सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, आईआरएस में जैसे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी, ये सेपरेट डिविजन्स हैं? हाँ, तो आईआरएस में 2 हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, दोनों रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है। इनकम टैक्स वाली जो है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, डीटी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, जो जैसे कि जिस पे वो टैक्स इम्पोज हो रहा है, वही बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। हाँ, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आ जाती है जीएसटी एंड कस्टम्स, राइट। कि आपने अब जैसे मेरे पे टैक्स लगाया, मैं फॉर एग्जांपल बिल्डर हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रहा हूँ, पर इवेंचुअली मैं कलेक्ट कर रहा हूँ कस्टमर से। तो कस्टमर से मैंने कलेक्ट किया, इनडायरेक्टली मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, तो पर जो बर्डन है वो कस्टमर पे। राइट, राइट। लाइक जो आप चीजें खरीदते हो, हाँ। सब जो जीएसटी आप पे करते हो, हर चीज कस्टमर दे रहा है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। सरकार बेसिकली सेलर को बोल रही है देने के लिए, बट वो ले रहा है कस्टमर से ही, क्योंकि हमें चाहिए ना किससे लेंगे। हाँ, राइट, राइट। तो ये 2 सर्विसेज हैं। तो आप जैसे कस्टम्स में हो, तो दैट इज योर डिसीजन कि आप डीटी में जाओगे, आईडीटी में जाओगे, या ये वो आपकी एलोकेशन पे है ना, एलोकेशन आपने प्रेफरेंस क्या भरी थी, आपने इनकम टैक्स ऊपर भरी है, कस्टम ऊपर भरी है, आपका रैंक क्या है, तो वो एलोकेशन होती है। अच्छा, तो मेरे टाइम पे मुझे कस्टम्स एलोकेट हुई। तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मतलब किस पोजीशन से शुरू होता है, क्या हायरार्की रहती है? यार आप जब अपनी ट्रेनिंग करते हो, दैट टाइम यू आर कॉल्ड अ प्रोबेशनर। ओके। सो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर प्रोबेशनर हो जाता है। By the time you are confirmed in the service, you still stays as assistant commissioner probationer. ठीक है। फिर उसके बाद जब कंफर्म हो जाए तो देन असिस्टेंट कमिश्नर, वेदर कस्टम्स और एक्साइज, जीएसटी, जो भी ये सब में सेम होता है? हाँ, ठीक है। तो हमारे टाइम स्केल्स होते हैं, ये जैसे असिस्टेंट कमिश्नर इज जूनियर टाइम स्केल, ठीक है। फिर आपकी एक प्रमोशन आती है सीनियर टाइम स्केल, वो सभी सर्विसेज के लिए सेम है। अच्छा।
जैसे रेलवे में भी सीनियर टाइम स्केल आएगा, आईएएस में भी आएगा, आईपीएस में भी आएगा, कस्टम में भी आएगा, वो सबके बट डेजिग्नेशंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आप असिस्टेंट कमिश्नर हो, फिर आप डेप्यूटी कमिश्नर बनते हो, फिर आप ज्वाइंट कमिश्नर बनते हो, फिर एडिशनल कमिश्नर जो मैं अभी हूँ, देन यू बिकम कमिश्नर, फिर और भी है वेरिएशंस, प्रिंसिपल कमिश्नर ये वो, बट कमिश्नर के बाद बेसिकली आप चीफ कमिश्नर बनते हो। देन इफ़ यू हैव सर्विस लेफ्ट, देन हमारे बोर्ड हैं सीबीडीटी और सीबीआईसी, इनकम टैक्स वालों का सीबीडीटी है, डायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड है, कस्टम जीएसटी वालों का इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड है, तो वहाँ पे मेंबर चेयरमैन बन जाते हो। ओके तो ये सब कितने टाइम के बाद प्रमोशंस होते हैं या क्या, किस बेसिस पे होते हैं? टाइम बाउंड है। अच्छा, जैसे एज असिस्टेंट कमिश्नर आप 4 साल के बाद आप डेप्यूटी कमिश्नर बनते हो, फिर उसके अगले 5 साल बाद आप जॉइंट कमिश्नर बनते हो, जेएजी ग्रेड बोलते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, फिर आपका सिलेक्शन ग्रेड आता है फर्दर 4 साल बाद। ओके फिर ऐसे ही आपका 4 साल का एक टाइम पीरियड तो दिया हुआ है। 4 साल नहीं है, डिपेंड करता है, Depends. 5। लाइफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट, क्या चीज़ बदल जाती हैं, क्या क्या ऑप्शंस, मतलब आप पहले एज अ स्टूडेंट जब आप तैयारी कर रहे होते हो या आप दूसरों को देख रहे होते हो, किसी ना किसी कोई ना कोई इंस्पिरेशन, कोई ना कोई मोटिवेशन है कि ठीक है यार मुझे भी एक दिन ऐसा बनना है, और जब आप एक्चुअल में बन के निकलते हो तो आपके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आता है, लाइफ में क्या चेंज आता है, क्या क्या बदलाव? यार लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, आपका यू टर्न हो जाता है लाइफ में। आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है। अभी तक आप स्टूडेंट हो, अब नाउ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू वट एवर वी कॉल इट, हम पावर बोल दें या कुछ भी बोल दें, दैट इज़ देयर, बट देन यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका एरिया होता है, उस चीज़ के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके साथ ऑफिसर्स भी होते हैं, आपकी टीम होती है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली आप पे होती है, क्योंकि जो एरिया आपको एलोकेट होता है उसमें यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल। आपको भारत सरकार ने इतनी बड़ी पोस्ट पे दिया है, तो ऐसे तो दिया नहीं है। तो पूरा रोल चेंज हो सकता है आपका। आप बहुत मतलब आपको बड़े अच्छे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर सब्जेक्ट मैटर। आपकी जो कलम है वो बहुत गलत डिसीजन अगर आपने ले लिया तो बहुत लोगों का नुकसान भी कर सकती है। आपने अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत लोगों का फ़ायदा भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट का जो इंटेंट होता है कि आपकी कंट्री की डेवलपमेंट हो, लोगों का फ़ायदा हो, तो उसके लिए आपके डिसीजंस बहुत मैटर कर जाते हैं। इफ़ यू टेक गुड डिसीजंस तो दैट इज़ ऑलवेज गुड। वही है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कुछ बताओ। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, हाउ टू मैनेज द वर्क एंड लाइफ, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों चीज़ें हैं। तो डोंट यू फील कि समटाइम्स हम सर्विसेज में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि बच्चों के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है? ऐसा यार आई थिंक देखो, कई बार ना जॉब की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। अब अगर आप ऐसी जॉब्स के लिए एम कर रहे हो, आपने इतना हार्डवर्क करके आप आए हो, तो यू शुड बी रेडी ऑल्सो, बिकॉज इवेंचुअली यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। तो आपके लिए फिर टाइमिंग वाइमिंग आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। बट देन एट द सेम टाइम व्हाट आई विल से इज़ कि ये ना आपके अपने एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है लाइफ की तरफ। यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर योर एक्सरसाइज, यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर योर फैमिली। होते हैं टाइम्स आते हैं जब आपको मुश्किल टाइम चल रहा है, बट देन फिर आपके पास ऐसे टाइम भी आते हैं आपके पास फैमिली के लिए या अपने लिए बहुत टाइम मिलता है। हाँ, ठीक है ना। फिर आप ऑफिस आवर्स होते हैं, उसके बाद आप फ्री हो। फॉर दैट मैटर रेवेन्यू सर्विसेज में, इनकम टैक्स, कस्टम्स, जीएसटी में ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। पुलिस में या रेलवे ट्रैफिक जैसी सर्विसेज में ना थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस में ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि उनका 24/7 है। राइट। लाइक फॉर पुलिस यू कैन अंडरस्टैंड, इवन फॉर रेल वी ऑलवेज से कि जो रेलवे ऑफिसर्स हैं दे आर टाइड विद द व्हील। तो अब ट्रेन तो दिन रात चल रही है, कुछ भी होता है तो दे हैव टू बी देयर एंड दे कैन नॉट से कि जी आज संडे हम तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। यू आर देयर, यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड एनीथिंग गोज रॉन्ग इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, हु एल्स विल अदरवाइज। हाँ, राइट। तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसमें भी मेंटेन हो जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बट देन शुरू में आपका रगड़ा लगता है जब आप पहले कुछ साल होते हो, उस टाइम पे जूनियर और सीनियर टाइम स्केल में खासकर आपको रगड़ा लगता है। बट जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो, एंड देन सीनियर में भी अब आपकी पोस्टिंग कहीं ऐसी हो जाए
जो बहुत डिमांडिंग है, तो आते रहते हैं ये टाइम्स, बट देन सी डिस्पाइट ऑल दैट पीपल आर हैप्पी. हाँ राइट. और ये आपका एटीट्यूड है, इफ यू कैन यू नो अडेप्ट properly, then you are happy. And there are people who are not able to adapt, and they either remain unhappy, and maybe there are people who have resigned also from their jobs. बहुत सारे लोग रिजाइन भी कर जाते हैं. हाँ बहुत सारे मतलब ऐसे मेरे खुद के नोन हैं जो जिन्होंने अपने खुद के स्टार्टअप्स करे, हाँ. जॉब छोड़ के. हाँ, तो उनको लगता है कि यार ठीक है हम बन गए, नई डिसीजन ठीक था, या they think that they can do better in outside the government job. They quit. Right. And a lot of people I have met in my life who have quit before their retirement age. I mean, having quite a number of years at their retirement age, in their retirement they have quit. And a lot of people, they are very well established. And a lot of people I have met who regret their decision also. Quit करने का. Quit करने का. तो ये सब पर्सनल हो जाता है. हाँ. ये सब आपकी, अब हर बंदे की लाइफ अपनी अपनी है. Right. उसमें वो डिपेंड कर जाता है. अच्छा, मॉनेटरी एस्पेक्ट, सैलरीज बता दो थोड़ी थोड़ी. ये बच्चे पूछते हैं पैसा कितना मिलता है. यार सैलरीज अच्छी हैं. देखो 7th पे कमीशन के बाद जो एंट्री लेवल पे है, देखो एग्जैक्टली तो नहीं याद, बट ठीक है, दे आर गुड सैलरीज, डिसेंट सैलरीज. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका हाउसिंग है, अच्छे घर मिल जाते हैं. जैसे मैं बॉम्बे में रहा हूँ, बॉम्बे में. अच्छा, अगर मैं आपसे वैसे ही नॉर्मली क्वेश्चन करूँ कि क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं इन ऑल टोटल, जैसे आप कह रहे हो कि सैलरीज हो गई, अदर देन बेसिक सैलरी क्या क्या मिलता है सर्विसेज में? यार देखो, घर की बात कर लो, आपका HRA डिडक्ट होता है अगर आप घर लेते हो. अब जैसे मैं आपको बॉम्बे की बात बताता हूँ, तो जिस एरिया में हमें घर मिला हुआ था, पहले मैं पाली हिल पे बैंड्रा में रहा हूँ 6 साल, रेलवेज में रहा हूँ मैं. माई वाइफ इज एन IRTS ऑफिसर, करंटली शी इज ऑन डेपुटेशन, शी इज PS to one of the ministers in center. तो जो ये रेलवेज का पाली हिल वाला घर था, या बाद में हम कोलाबा में रहे हैं, वो भी रेलवेज की अकोमोडेशन थी. अगर हमें वो रेंट पे लेना पड़ जाए प्राइवेट में उसी एरिया में घर, तो जितनी हमारी सैलरी उतने का रेंट होगा. बट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना अच्छा घर दिया हुआ था, ये लकी. सो दैट इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग फैसिलिटी. राइट. तो आप उसको या तो अप्रिशिएट कर लो, या उसको आप नहीं अप्रिशिएट करो, तो आपके ऊपर है. So I appreciate, and I consider whosoever of us are in the services, we are having good houses. तो ये मिल जाता है. एंड देन ऑफिस के लिए आपके पास व्हीकल भी होता है, आपके ऑफिशियल पर्पसेस के लिए होता है. ठीक है, आपका एक हमारा ट्रेवल अलाउंस होता है, वो डिडक्ट हो जाता है अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ इट फॉर योर पिकअप एंड ड्रॉप. मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपकी सैलरी तो है ही है. राइट. फिर आपकी जो ऑफिशियल मीटिंग्स आप जाते हो, उसमें आपके रूल्स बड़े वेल लेड डाउन हैं कि इस रैंक पे आपको सेकंड AC का ट्रेन का मिलता है, या इकोनॉमी की वो मिलती है, फ्लाइट टिकट मिलती है. फिर आपका रहने का प्रबंध गेस्ट हाउस में हो जाता है, सर्किट हाउसेस में हो जाता है, आपके डिपार्टमेंटल गेस्ट हाउसेस होते हैं, या आपको होटल्स की एकोमोडेशन हो जाती है. फिर वहाँ पे भी अगर आपको डिपार्टमेंटल व्हीकल मिल जाए, नहीं तो आपको गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देती है, आप अपनी तरफ से हायर कर लो. सो ऑल दोज थिंग्स आर टेकन केयर. मैंने एक बच्चे से पूछा वैसे ही इंस्टाग्राम पे कि उसने मेरे को बोला कि सर मुझे IAS बनना है. मैंने कहा भाई IAS क्यों बनना है? कह रहा है सर एक ही ड्रीम है. मैंने कहा क्या? कह रहा यार आकी गैल चल काफिला कार आदा. So see, so I don't want to say anything on that, but then that kid is getting motivated with this, and he is able to crack this exam. It is his way of looking at life. Right. But yes, I would tell you that कुछ भी हो, इंटेंट बड़ा क्लियर होना चाहिए, इंटेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए. इंटेंट किसी भी चीज़ में, आप कुछ भी करते हो ना, दोस्ती भी करते हो, शादी भी करते हो, कुछ भी करते हो, ये इंटेंशन जो है ना, आपकी इंटेंट क्या है, दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, UPSC के लिए
एक ओवरऑल पर्सनालिटी कुछ होनी चाहिए क्या, खुद को किस तरीके से बिल्ड करे कोई, अगर वो सोच रहा है कि अब मैं ग्रेजुएशन शुरू कर रहा हूँ तो मेरी पर्सनालिटी में वो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मैं हर स्टेज को इजीली क्रैक कर पाऊँ, चाहे वो एक बेसिक प्री मेंस के लेवल पे है या वो यार इंटरव्यू के हर लेवल तरह पे। के लोग हैं सर्विस में, देखो हर तरह के लोग हैं। बाकी तो ये एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स और मेंस, तो आपका बेसिकली हाउ गुड आर यू एट स्टडीज़, हाउ गुड आर यू इन कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स एंड यू नो रिप्रोड्यूसिंग योर आंसर्स। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, हाँ मतलब उसमें भी अब आधे घंटे में दे गेज योर पर्सनैलिटी, बट आधे घंटे में कई बार ये भी कहते हैं कि आधे घंटे में क्या ही आप पता कर लोगे। तो आते हैं लोग, हर तरह के लोग आते हैं, बट मोर और लेस एक जो आप क्वालिटीज़ की बात कर रहे हो, वन शुड बी रैशनल, सेंसिबल, वो होना चाहिए। एंड यू नो वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी इन लाइफ, that you have a attitude, very good at positive attitude towards fairness. You have to be fair. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, एंट्री पॉइंट से भी ज़्यादा जब आप एंटर कर जाते हो ना, when you are sitting on the seat, you have to be fair. अगर आप फेयर हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो then God is also watching. Right. Then he'll give you what you deserve. हाँ Fairness is very important. राइट, ये तो है। अच्छा, सम जनरल एडवाइजेस या एक आप सिंगल पीस ऑफ एडवाइस अगर देना चाहो फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है यूपीएससी, जो इस जर्नी में हैं अभी, क्या सिंगल पीस ऑफ एडवाइस होगा जो आप देना चाहोगे? सी बहुत सारे स्टूडेंट ना, बहुत सारा आज की डेट में ना इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन है, दे हैव देयर ओन कॉन्टैक्ट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स हैं, पेरेंट्स हैं, बुक्स हैं। व्हाट आई सी इज कि इतना इंफॉर्मेशन के बावजूद दे आर कंफ्यूज्ड। सो वन सिंगल पीस ऑफ एडवाइस आई वुड से कि दे शुड बी disciplined about understanding the pattern of the exam. For that you have to refer to the syllabus first or previous year question paper, and this not only applies to UPSC civil service aspirants but also to any field. हाँ, कि भैया आपको पता होना चाहिए कि जो भी एग्जाम में आप अपेयर कर रहे हो उसका पैटर्न क्या है, राइट। पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लो, PYQs देख लो अच्छे से, और बार बार देखते रहो सिलेबस को भी और PYQs को भी। और फिर आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें डिसिप्लिन आपका देखो, आपको सोना उठना, हाँ, पढ़ाई करना, हेल्थ के लिए अपने फिटनेस को मेंटेन करके रखना, ये सब चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर आ जाती हैं। एंड कंसिस्टेंसी, वो भी डिसिप्लिन है, राइट। कंसिस्टेंट रहना है। एक दिन मोटिवेशन लेवल हाई है तो आप ज़्यादा पढ़ दोगे, अगले दिन मोटिवेशन लेवल कम है तो ये नहीं कि नहीं पढ़ना, आप कंसिस्टेंट हो ना तो थोड़ा सा पढ़ लो, कोई नहीं, थोड़ा कम हो गया। हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो ऐसे ही चलती है ना लाइफ, राइट। ऐसे तो फिर खत्म। ऐसे ही है। अब फिटनेस के ऊपर हम बात करते हैं तो मैं इसके ऊपर बड़ा इम्फेसिस देता हूँ, दो आई एम अ फिट इंडिया एम्बेसडर ऑल्सो। तो मैं एक चीज मानता हूँ, यू नो योर बॉडी इज योर टेम्पल, राइट, एंड यू आर व्हाट यू ईट। सो व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड मैटर्स अ लॉट। ठीक है, हर बंदा जंक खा लेता है, मैं भी पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, मैं समोसा, मैंने आपको बोला मैं खा लेता हूँ। इट डजंट मीन कि मैं अच्छा नहीं खाता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना खाने की कोशिश करता हूँ, वेरी हेल्दी फूड आई वांट टू ईट। बट समटाइम्स यू नो डॉक्टर्स ऑल्सो से कि चीट डेज होते हैं, डाइटिशियंस ऑल्सो से कि चीट डेज कर सकते हो आप, मीठा भी खा सकते हो, पेस्ट्री भी खा सकते हो। दैट डजंट मीन कि आपने अपने आप को बिल्कुल डिप्राइव कर देना है हर चीज़ से, नहीं, वो आप करो। बट यहाँ पे भी अब मेरे लिए, मैं स्कूल टाइम से आई वॉज इन स्पोर्ट्स, कॉलेज में आई वॉज द बेस्ट एथलीट इन माई कॉलेज, एथलेटिक्स में था, एंड सिंस स्कूल, since 97 I started going to the gym, and till date I do my weight training religiously. कुछ भी हो जाए, even if I am traveling, I will make sure कि if I am not able to do weight training, I will go for a walk or a run, but मैं कुछ तो करूँगा। हाँ, So 26 years
27 years in the gym. It's consistency. Right. That is why I feel good. दूसरा आपका एक रूटीन बन जाता है, आपको इनकम्प्लीट फील होगा जिस दिन आप नहीं जाओगे। यार इनकम्प्लीट क्या, मैं तो अगर एक्सरसाइज ना करूँ ना मेरा मूड ही नहीं अच्छा होता। हाँ। मेरी मतलब आई फील वेरी बैड। मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ इनकम्प्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट है कि कुछ है, देयर इज समथिंग अमिस। राइट। तो वो बड़ा जरूरी है, और खुद को गिल्ट भी लगता है बहुत ज़्यादा। अब इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी, मेरे माइंड में ना इतने सारे क्वेश्चंस अभी और आ रहे हैं, बट आज हमारे पास टाइम कांस्टेंट है थोड़ा सा, दोबारा कर लेंगे। तो इस आपका भी थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, प्लस हमने लेट बहुत शुरू करा। हाँ। तो हम एक पार्ट 2 और बनाएंगे, पार्ट 2 कर लेंगे और बनाएंगे जिसमें हम और ज़्यादा थोड़ा और डीप डाउन जाएंगे प्रिपरेशंस पे, 100%। बुक्स पे, और स्पेसिफिकली एसे राइटिंग वगैरह पे काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। और मेरा तो वैसे भी ना मेरा एक अपना इंस्टाग्राम पेज है रोहित आयरस पे। हाँ, तो उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो तो है ही, मतलब इंस्टाग्राम पे भी हम लोग रील्स वील्स जो डालेंगे वो मैं आपको कोलैबोरेट करके ही डालूंगा सारी, तो वहाँ तक ऑडियंस भी आएगी। वो भी जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं कि राइट। और आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर देना अपने चैनल से भी। कीप ऑन डूइंग। हाँ, मैं करता रहता हूँ जब भी टाइम होता है ना, मॉर्निंग में या अर्ली मॉर्निंग्स या वीकेंड्स पे मैं करता रहता हूँ, मज़ा आता है। आई आल्सो सी वो लिटरली मोटिवेशन है, मतलब हम लोग को भी एक जब कमेंट आता है ना हाँ किसी भी बच्चे का, और वो बोलता है कि सर मैं उस कॉर्नर, उस पार्ट ऑफ द इंडिया से बोल रहा हूँ जहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, बट आपकी वीडियो से मेरा काम हो गया, मेरा पेपर निकल गया। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ बोलते हैं, वो कहते रोहित एक लाइफ भी चेंज हो जाए ना इससे जो तुम कर रहे हो, तो सो मेनी ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। Right. तो ये जो तुमने बोला है, बच्चे मैंने भी देखता हूँ ना, मुझे भी डालते हैं। तो फिर अच्छा, फिर देन यू गो बैक इन योर ओन टाइम, तो आपको याद आता है कि हाँ यार आपको भी कंफ्यूजन होती थी, यू आल्सो ऑलवेज वांटेड कि यार कोई आपको भी गाइड करे। मैंने तो शुरू इसीलिए किया था। और आज की डेट में तो ये वाला टाइम डिफरेंट हो चुका है ना। आज की डेट में तो ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं, उस टाइम पे तो थी नहीं हमारे टाइम पे ये सब। राइट। मतलब मैं तो इस चीज़ में हूँ कि जैसे अब हमने इस कॉन्वर्सेशन का, हमारा तो एक चलो कॉन्वर्सेशन है, बट इस कॉन्वर्सेशन से कितने सारे एस्पिरेंट्स को कितना क्लैरिटी आएगा और कितनी सारी चीज़ें आएंगी। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग जो टेक्नोलॉजी ने हमें दी है, कि वो अपने घर पे बैठ के ये एक्सेस या ये रीच आप तक शायद वो वैसे ना पहुंच पाते, लेकिन अब आप तक पहुंच गए डायरेक्टली। So what we were discussing कि ऑनलाइन ऑफलाइन, हाँ। so one of the biggest boon राइट, ये तो बिगेस्ट है ये तो। yes चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम। my pleasure। मतलब हमारे लिए, सभी के लिए, एज अ ऑडियंस जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सभी के लिए इट इज़ एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और इतनी सारी इनसाइट्स, having me with you, you're already doing a lot of work in your own field, and we connected, and you planned this podcast, though it was not we could not plan it properly। ठीक है, यही मतलब रैंडम थिंग्स कम्स आउट बेटर। प्लान से तो अच्छी आती है, प्लान से तो अच्छी आती है। तो इट्स माई एब्सोल्यूट प्लेजर, इट्स आवर एब्सोल्यूट प्लेजर द चैनल्स। हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जल्दी से पार्ट 2 शूट कर रहे हैं, और उस पर और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू।